गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने नेशनल इनकम कैलकुलेट करना सीखा था इनकम मेथड के अंतर्गत। और वहाँ पे हमने इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीख लिया था, बट हमने एग्जांपल नहीं देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम एग्जांपल देखेंगे और साथ ही साथ नेशनल इनकम को वैल्यू एडिशन मेथड से कैलकुलेट करना सीखेंगे। एग्जाम्पल देखने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं ज़रूरी, कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उन्हें समय पर देख पाए, मिस ना करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। और इसमें हम नेशनल इनकम का एग्जाम्पल देखते हैं। बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा कुछ नहीं करना। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझते हैं कि हम उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। हम इसमें कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसमें निकालते हैं NDP 8 फैक्टर कॉस्ट, और उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिससे हमारे पास निकल जाएगा NNP 8 फैक्टर कॉस्ट। और यही हमारी नेशनल इनकम होती है। ये कैसे निकलेगा, ये हमें चारों फैक्टर ऑफ इनकम को ऐड करना है। रेंट, ठीक है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ठीक है। अब इनमें डायरेक्टली क्या दिया हुआ है और डायरेक्टली क्या नहीं दिया हुआ है ये देख लेते हैं। रेंट हमें डायरेक्टली दिया गया है, इंटरेस्ट हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, और कंपनसेशन टू एम्प्लॉय हमें डायरेक्ट दिया गया है। तो ये तीनों तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। प्रॉफिट के 4 पार्ट दिए गए थे, पहला दूसरा तीसरा, 3 पार्ट दिए गए थे। पहला था कॉर्पोरेट टैक्स, दूसरा था डिविडेंड, और तीसरा था रिटेन अर्निंग। अब हमें क्या दिया है डायरेक्टली, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट नेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स दिया गया है। मतलब कि इसमें डिविडेंड और रिटेन अर्निंग दोनों इंक्लूड है, केवल जो कॉर्पोरेट टैक्स है वो ही हटाया गया है। तो ये 200 ऐड कर देंगे। अब कॉर्पोरेट टैक्स ढूंढिए कहाँ है, ये रहा। तो हमें कॉर्पोरेट टैक्स भी ऐड करना है। तो हमें क्या क्या ऐड करना है, 600, 400, 200, 50 एंड 6000, ठीक है। ये सब ऐड करते हैं, हमारे पास क्या आ जाएगा, NDP 8 फैक्टर कॉस्ट। तो ऐड करके दिखाइए कि NDP 8 फैक्टर कॉस्ट कितना आता है। 6, 4, 10 to 12, 12,000, 1250 एंड 7250, ये आ गया हमारा NDP 8 फैक्टर कॉस्ट। अब हमें इसमें से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। ये हम निकालेंगे, ये रही, ये है 50, लेकिन ये नेगेटिव है, तो यहाँ पे प्लस की बजाय क्या हो जाएगा, -50। तो इसीलिए ये आ जाएगा 7200, ठीक है। तो हमारी जो टोटल, जो हमारा जो NDP 8 फैक्टर कॉस्ट, या मैं कहूँ नेशनल इनकम जो हमारी निकल के आई है, वो नेशनल इनकम क्या निकल के आई है, नेशनल इनकम हमारी निकल के आई है 7200, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, रेंट तो आपको वैसे डायरेक्टली दिया रहेगा। इंटरेस्ट में हो सकता है आपको ये दो तीन चीज़ें दे दी कि गवर्नमेंट वाला इंटरेस्ट है, तो आपको उसे यहाँ से निकालना है, ठीक है, माइनस कर देना है। इसके अलावा प्रॉफिट में वो 3-4 बातें हो सकती है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉय में हो सकता है 2-3 बातें दे देगी। एक तो वेजेस कैश में पे किया, एक वेजेस काइंड में पे किया, तो आपको उन दोनों को ऐड करना है। लेकिन ऐसे काइंड को ऐड नहीं करना है जो कि, ऐसा काइंड वाला ऐड नहीं करना है जो कि जो उसके परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, मतलब उसको वहीं पे काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम देखते हैं वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड क्या होता है, हालांकि देखिए ये इकोनॉमी में वाइडली यूज किया जाने वाला मेथड है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, ठीक है। मतलब अगर आप और हम समझेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड निकलता है, लेकिन जो इंडस्ट्री है, मतलब जो सरकार है, वो मोस्टली इस मेथड को ज़्यादा फॉलो करना पसंद करती है। अब ये मेथड है क्या, इसमें हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड, ठीक है। जो नाम है इसको याद रखिएगा। इसमें हम निकालते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। और ये जो ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है, ये इक्वल होता है GDP एट मार्केट प्राइस के, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के इक्वल होता है। यानी कि GV एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस, यानी हमारे पास क्या निकल जाता है, GDP। अब GDP एट मार्केट प्राइस से हमें निकालना होता है क्या, NNP 8 फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। वो हमने पिछले वाले चैप्टर में ही सीख लिया था, तो यहाँ पे हमें ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बट हमें NNP 8 फैक्टर कॉस्ट यहाँ से निकालना है। अब हम GVA 8 मार्केट प्राइस कैसे निकालेंगे, तो उसका एक फॉर्मूला है, वो है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब देखिए, नाम से ही पता चल रहा है वैल्यू एडेड मेथड, ठीक। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब क्या हुआ कि आपको करना क्या है। देखिए, सबसे पहले हम इसको पूरा एक समझते हैं कि बाकी के दो जो मेथड थे उससे ये कैसे डिफरेंस है और इसमें होता क्या है। सबसे पहले हमने देखा कि सेक्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होते हैं। 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी होते हैं। सबसे पहला था हाउस होल्ड, दूसरा था फर्म, तीसरा था गवर्नमेंट, और चौथा था फॉरेन, ठीक है। ये चारों जो एक्सपेंडिचर करते हैं उनका टोटल कहलाता है GDP 8 MP मार्केट प्राइस, और इसी को ही हम टोटल, इसी से ही हम NNP 8 फैक्टर कॉस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। ये हो गया एक हमारा कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। उसके बाद हमने देखा कि 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। एक है हमारा लैंड, एक है हमारा कैपिटल, एक है हमारा
जो एम्प्लॉयज़ और दूसरा एक है हमारा एंटरप्रेन्योर। इन चारों को जो इनकम मिली है उसका टोटल कर लेते हैं। यह आ जाता है NDP एट फैक्टर कॉस्ट, और यहाँ से हम NFAI को निकाल करके NNP निकाल लेंगे एट फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारी नेशनल इनकम आ जाएगी। अब वैल्यू एडेड में क्या करते हैं, वैल्यू एडेड में ना एक्सपेंडिचर लेते हैं ना इनकम लेते हैं। वैल्यू एडेड में लेते हैं कि हमारे जितने भी फर्म्स है, जितने भी बिजनेस है, उन सब ने जो भी टोटल किया है, टोटल अमाउंट निकाला है, ठीक है, टोटल वैल्यू जो उन्होंने बनाई है वो ले लेंगे, माइनस उसमें से जो उन्होंने इंटरमीडियरी लिया है, इंटरमीडियरी लिया है। अब इंटरमीडियरी क्यों यहाँ से हम रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये इंटरमीडियरी किसी का अगर फाइनल निकला तो वो यहाँ से रिड्यूस हो जाएगा। अब आप समझिए, मान लीजिए कि एक बिजनेस है जो कि टायर बनाने का बिजनेस करती है, ठीक है। अब वो जो टायर है एक तरीके से फाइनल प्रोडक्ट है। अब उसको थोड़ी पता है कि फाइनल है कि इंटरमीडिएट है। अब अगर ये इंक्लूड हुआ है और उसके बाद इस टायर को ले जा करके कार में इंक्लूड कर दिया, अब मान लीजिए टायर बने थे जो कि थे 500 के, और वो कार में लग गए और कार बन गई 5000 की। अब ऐसे में टोटल GDP हमारी निकल जाएगी 5500, जबकि ऐसा नहीं है, बना केवल 4 टायर है और एक कार है, उन्हीं 4 टायर का यूज़ करके। तो ऐसे में पूरी इकोनॉमी 5500 की नहीं है, बल्कि 5000 रुपीज़ की ही इकोनॉमी है, और वो है एक कार की। इसीलिए क्या करते हैं, 5500 में से माइनस कर देते हैं 500। थोड़ा सा गंदा एग्जाम्पल है, तो चलिए इसको थोड़ा सा और अच्छे से मैं इसको समझाता हूँ। मान लेते हैं कि आपका ये एक है इधर, ठीक है, ये एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले एक किसान होता है, वो क्या करता है, वो उगाता है गेहूँ, मान लेते हैं लेट से 100 रुपये के, ठीक है। अब ये जो 100 रुपये के गेहूँ उगाया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, 100 रुपये। इकोनॉमी कितनी की हुई, 100 रुपये, यानी कि नेशनल इनकम क्या हुई, 100 रुपये। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़े। यहाँ से ये गया और इन्होंने फर्दर इसको किसी को बेचा, वो यहाँ पे क्या करेगा, ये गेहूँ लेगा और इससे आटा बनाएगा और उस आटे को बेचेगा ये 200 रुपीज़ में। ठीक, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि नेशनल इनकम कितनी हुई, तो ये 200 कमा रहा है, तो क्या 200 + 100 300 की नेशनल इनकम हो गई? ऐसा नहीं होता है, बल्कि इसने इन 200 रुपये कमाने के लिए 100 रुपये खर्च किए थे। तो यहाँ पे ये जो 100 रुपये थे ये इंटरमीडियरी इसका गुड्स हो गया, इंटरमीडियरी कंजम्पशन हो गया, तो इसीलिए 200 में से 100 निकल जाएंगे। या तो आप डायरेक्टली फाइनल का ले लो 200 और इस 100 को लो ही मत, या फिर अगर आप ये 200 ले रहे हो, ठीक है, और ये 100 भी अगर आप ले रहे हो, तो फिर इस 200 में से जो इंटरमीडियरी प्रोडक्शन है उसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा, और ये आप रिड्यूस करोगे यहाँ पे और निकल जाएगा 100। फिर ये 100 किसान के और ये 100 आटा मिल के, दोनों आप ऐड करोगे और ये निकल जाएंगे 200। अब मान लेते हैं कि एक और पर्सन होता है और ये पर्सन इस आटे से जो है वो बनाता है ब्रेड। अब इस ब्रेड की अगर ये 400 है तो यहाँ पर भी आप क्या करेंगे, 200 माइनस करेंगे और जो 200 आएंगे वो यहाँ लेंगे, एंड ये 200 प्लस इसके 100 और इसके 100 ये मिलकर के 400 हो गएंगे अपनी इकोनॉमी के नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, नेशनल इनकम हमारी ये 400 निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से इसमें कैलकुलेशन होता है। नाउ वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये दोनों निकालो, इन दोनों को बाकी निकालो, ये निकल जाएगा GDP एट MP। GDP एट MP से आपको पता है किस तरीके से हमें NNP एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, बिल्कुल ईजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन, देखिए प्रैक्टिकल लाइफ में जितना ये डिफिकल्ट है, रियल लाइफ में एग्जाम पर्पज़ के लिए उतना ही ईजी है। इसमें केवल 2 निकालने, बाकी सब में आपको 4 चीज़ें निकालनी थी, इसमें केवल 2 निकालना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट और इंटरमीडिएट कंजम्पशन। ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं, समझते हैं 1 बाय 1 दोनों को। वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट का सीधा सा मतलब है सेल्स। हम यहाँ क्या ले रहे थे, सेल्स, ठीक है, खत्म। अब यहाँ पे हो सकता है आपको सेल्स ना दी हो, अगर आपको सेल्स के साथ चेंज इन स्टॉक भी दिया है। चेंज इन स्टॉक का मतलब हो गया ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। जस्ट ए मिनट, तो यहाँ पे हमें अब निकालना है चेंज इन स्टॉक। ठीक है, अब ये चेंज इन स्टॉक कैसे निकलता है, ये निकलता है ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है ये हमें सेल्स का नहीं निकालना है कि हमने कितना बेचा, हमने कितना बनाया ये निकालना है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि पहले ही हमारे पास 100 रुपये पड़े थे, ठीक है, 100 का स्टॉक पड़ा था, और इस बार हमने 500 सेल किया, ठीक है, सेल्स किया, और हमारे पास फिर भी 200 का स्टॉक बच गया। दैट मीन्स हमने कितने का बनाया होगा, हमने 500 तो बनाया ही होगा, साथ ही साथ 100 से हमारे पास 200 हो गया, दैट मीन्स हमने प्लस 100 और बनाया होगा, यानी कि हमने 600 का स्टॉक बनाया होगा। तो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, 600 है। तो इसीलिए आपको आउटपुट लेना है। अगर आपका चेंजिंग स्टॉक यानी ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है तो आपको इनका डिफरेंस लेना है।
अगर पॉजिटिव आता है तो ऐड कर देना है, यानी अगर क्लोजिंग ज़्यादा है तो ऐड कर देना है, और अगर ओपनिंग ज़्यादा है दैट मीन्स क्लोजिंग माइनस ओपनिंग जैसे ही आप करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, क्योंकि ओपनिंग ज़्यादा होगा तो यहाँ पे फिर लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिए, जब भी आप चेंजिंग स्टॉक निकालो तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग लिखना है, या फिर आप इतना सा देख लीजिएगा कि आपका प्रोडक्शन कितना होता। ठीक है, आपका प्रोडक्शन कितना होता उस हिसाब से आप निकाल करके इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर ओपनिंग स्टॉक मान लेते हैं यहाँ पे 50 होता, सॉरी 100 ही मान लेते हैं, और क्लोजिंग स्टॉक अगर 50 होता, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने बनाए कम थे, इसीलिए तो 500 की सेल होने पे हमारे पास कम बच गए, यानी कि हमने बनाए कितने होंगे 450, इनमें से 500 बिक गए, इसलिए 450 तो जो बनाए जो बिके, और 50 जो हमारे पहले पड़े हुए थे वो बिक गए। ठीक है, इसीलिए 50 कम हो गए। ना ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी आपको। अब उसके अलावा भी हो सकता है आपको केवल प्राइस और क्वांटिटी दे दी जाए। अगर प्राइस और क्वांटिटी दी है तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्वांटिटी इंटू प्राइस कर लीजिए, हो जाएगा। और अगर चेंज इन स्टॉक भी दिया हो तो उसमें चेंज इन स्टॉक को एडजस्ट कर लीजिए। कई बार आपको डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट दो अलग अलग चीज़ें दी जाती है, तो आपको उन दोनों को भी ऐड करना है। मतलब अगर आपको केवल सेल दी है तो आपको एक्सपोर्ट को फॉरगेट करना है, इसको कुछ मानना नहीं है, इसको बिल्कुल एकदम ऐसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ ही नहीं है। लेकिन अगर आपको डोमेस्टिक सेल दी है तो आप फिर एक्सपोर्ट को ऐड करिएगा। ठीक, अब आते हैं इंटरमीडिएट कंजम्पशन पे। जैसे मैं एग्जांपल देखेंगे ये आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होता है कि जो मैंने आपको समझाया था कि जो इनकर किया जाता है प्रोडक्शन यूनिट के द्वारा उन गुड्स और सर्विसेज के लिए जो कि प्रोडक्शन या रीसेल के लिए बनी है। ठीक है, या तो फर्दर प्रोडक्शन के लिए या रीसेल के लिए आई है। अब इंटरमीडिएट कंजम्पशन का मतलब हो गया डोमेस्टिक फर्म से जो आपने परचेज किया प्लस इंपोर्ट। तो अगर देखिए डायरेक्ट दिया गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो उसे ले लीजिए। अगर आपको डोमेस्टिक प्लस इंपोर्ट दो अलग अलग दिया गया है तो दोनों को अलग अलग लेना है। ठीक, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। एग्जाम्पल देखते हैं, बट उससे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि अगर जो ओनर के द्वारा जो हाउस है उनका आपको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब क्या, मान लीजिए जैसे कि जो जब आप फाइनल निकालते हैं तब आपको जो इम्प्यूटेड ऑनर हाउस का जो वैल्यू है वो नहीं निकालना है, यानी कि रेंट वगैरह ऐसा नहीं मानना है। सेकेंड हैंड गुड्स को जैसे हमने इनकम में नहीं लिया था यहाँ पर भी नहीं लेना है। प्रोडक्शन ऑफ सर्विस फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर नॉट इंक्लूडेड, जैसे आप खुद गार्डनिंग अगर करते हो उसको आपको नहीं लेना है, किचनिंग वगैरह करते हो या जो हाउसवाइफ जो होते हैं इनको आपको नहीं लेना है कि इनकी भी वैल्यू ऑफ सर्विस हम इंक्लूड करेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको इन्हें छोड़ना पड़ेगा। उसके अलावा प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर सेल्फ कंजम्पशन आर इंक्लूडेड, यानी अगर आप अपने कंजम्पशन के लिए कुछ गुड्स बना रहे हो तो लेना है, सर्विसेज नहीं लेनी है। ठीक है, सर्विसेज नहीं लेनी है, गुड्स लेना है। जैसे अगर आपने अनाज उगाया तो अनाज क्या है, गुड्स है, इसकी वैल्यू आपको लेनी है, चाहे आपने उगाया हो चाहे दूसरों ने उगाया हो, दूसरों ने तो लेना ही है, आपने भी अगर लगाया है तो आपको भी लेना है। लेकिन अगर आपने सर्विसेज की है उसको आपको नहीं लेना है। जैसे आपने खुद के बाल काटे, ये सर्विसेज है, अब आपको इसकी वैल्यू नहीं लेनी है। ऐसा नहीं कि मैंने बाल काटे 50 रुपये होते थे, मैं अगर दूसरों काटता 50 रुपये लेता था, मेरे खुद के काटे इसलिए मैं 50 लूँगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब आप, मतलब मैं बता रहा हूँ, आप तो नहीं करते हो, सरकार करती है, तो सरकार जब आपको नहीं लेना, मतलब आप जब ट्यूशन करो तब नहीं लेना है। ठीक है, सरकार भी जब कैलकुलेट करती है तब इनको नहीं लेती है। चेंज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक आल्सो टेकन, हमने देखा ही था। चलिए एग्जांपल देखते हैं, कैलकुलेट नेशनल इनकम वैल्यू एडेड मेथड से निकालना है। अब वैल्यू एडेड से मेथड से हम क्या करेंगे, सबसे पहले जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, वहाँ से मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में निकालेंगे, तो यहाँ से हम सब्सिडीज़ को माइनस करेंगे, फिर उसके बाद जीडीपी को एनडीपी में कन्वर्ट करेंगे। एनडीपी के लिए हम यहाँ पे डेप्रिसिएशन को रिड्यूस करेंगे, और फिर एनएनपी यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, ये हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, एमपी से फैक्टर कॉस्ट माइनस करेंगे, ये माइनस और ये प्लस। अब जीडीपी एमपी निकालने के लिए हमें फाइनल गुड्स की वो चाहिए, वैल्यू चाहिए, तो हम यहाँ पे सीधा सेल्स दिया गया है, इंटरमीडिएट परचेज दिया गया है। अब आप देखेंगे यहाँ एक्सपोर्ट भी दिया गया है, इंपोर्ट भी दिया गया है, आपको ये नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे कहीं पर भी डोमेस्टिक वर्ड का यूज़ नहीं किया है। अगर ये डोमेस्टिक सेल होता तब आप लेते सेल्स के अलावा एक्सपोर्ट भी, लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वर्ड नहीं लिया है तो आपको सीधा 800 लेना है, और उसमें से रिड्यूस कर देना है 500। इंपोर्ट का हमें कोई लेना देना नहीं है, तो यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप काट दीजिए, सोचिए मत कि ये है भी सही। तो 800 माइनस 500 ये आ जाएगा हमारा 300। ये 300 क्या बताता है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब इसे फैक्टर कॉस्ट में बदलना है, क्या करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना है, -40। ठीक, अब इसको रिड्यूस करना है, मतलब ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 340। ये क्या है, फैक्टर कॉस्ट। ठीक, उसके बाद इसमें से क्या हमें रिड्यूस करना है, हमें रिड्यूस करना है डेप्रिसिएशन, वो है 30, यहाँ से 30 रिड्यूस किए, वो आया 3110। ये क्या है, ये है हमारा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, और अब उसमें से हमें एनएफआईए निकालना है। एनएफआई आपको यहाँ पे कहीं पर भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, और इसीलिए हम यहाँ क्या करेंगे, जस्ट ए मिनट, हाँ,
अब यहाँ पे आपको NFI कहीं नहीं दिख रहा है, यानी कि NNP 8 फैक्टर कॉस्ट ही ये हो गया, और ये हमने नेशनल इनकम हमारी हो जाएगी 310। बट वेट ए मिनट, हमने जल्दबाजी में एक गड़बड़ कर दी। वो गड़बड़ ये है कि हमने स्टॉक का डिफरेंस नहीं लिया। ये मैंने जानबूझ के किया था, ताकि अगर आप में से कोई भी इस वीडियो में ध्यान नहीं दे रहा है तो मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो स्टॉक का एडजस्टमेंट है वो हमने नहीं किया। ठीक, स्टॉक का एडजस्टमेंट करने के बाद लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 800 हमारा सेल्स है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50 और 20 यानी हमने प्रोडक्शन कम किया है, ठीक है, तभी तो हमारा स्टॉक कम हो गया। यानी हम क्या करेंगे, 800 में से माइनस कर देंगे। लॉजिकल सोचना है। अगर आप वैसे देखेंगे तो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा तो हम यहाँ ऐड करेंगे, पॉजिटिव आता तो जोड़ देते। तो यहाँ नेगेटिव आया तो हम रिड्यूस कर देंगे 800 में से 30। बट आप लॉजिकली सोचिए, क्योंकि लॉजिकल कभी गलत नहीं होता है। तो लॉजिकल सोचिए कि अगर हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 50 था और क्लोजिंग जो है कम हो गया, इसका मतलब हमने प्रोडक्शन कम किया है। प्रोडक्शन हमने सेल से कम किया है। सेल से कितना कम किया, 30 का प्रोडक्शन कम किया, तो ये आएगा 770। यहाँ से हमें रिड्यूस करना है 500, जो कि हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्शन था, और ये हमारा निकल जाएगा 270। इसमें से हमें ऐड करना है 40, जो निकल जाएगा 310। ये क्या है, NDP 8 फैक्टर कॉस्ट। उसमें से फिर हमें 30 रिड्यूस करने हैं डेप्रिसिएशन के, और ये हो जाएगा हमारा, सॉरी ये है हमारा GDP 8 फैक्टर कॉस्ट, और ये हमारा 310, ये क्या है, NDP 8 फैक्टर कॉस्ट। अब NNP निकालने के लिए हमारे पास NFI नहीं है, यानी हम ये मानेंगे कि NDP ही NNP है, और 310, सॉरी ये 330, 280, और ये 280 ही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय एंड टेक केयर। कल से हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। नहीं, एक टॉपिक और हमारा इसमें रह गया है, वो हम लेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट कर देंगे मनी एंड बैंकिंग का। थैंक यू वेरी मच लिसनिंग अस। गुड डे, गुड बाय।